मोहित सूरी निर्देशित रोमांटिक फिल्म सैयारा और उसके गाने, जिसमें मुख्य भूमिका में आहान पांडे और अनीत पड्डा हैं। आजकल ये फिल्म और इसके गाने इसलिए ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि सिनेमा हॉल में बहुत सारे युवाओं और युवतियों को वहां पर फिल्म को देखने के दौरान रोते हुए और कई भावनात्मक पल को कैद करते हुए देखा जा सकता है। और आज के समय में सोशल मीडिया उस चीज को बहुत ज्यादा प्रचारित कर रही है और प्रसारित भी कर रही है। ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब थिएटर में लोग रो रहे हैं और गानों को सुन करके, फिल्मों को देख करके लोग रोते नजर आ रहे हैं। ये बहुत पहले से हो रहा है और ये आज सोशल मीडिया के समय में ही ये देखने को मिल रहा है कि लोग इस चीज को ज्यादा समझ रहे हैं। वरना ये एक ऐसी भावनाएं होती हैं जो अक्सर फिल्म के दौरान लोगों में कुछ न कुछ आ ही जाता है। चाहे डर का भावना हो, चाहे प्रेम का भावना हो, चाहे ईर्ष्या का भावना हो, चाहे लड़ने की भावना हो, हर तरह की भावनाएँ जो होती है वो कला के माध्यम से दूसरे के अंदर उसको उकेरा जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो फ़िल्मों को देख कर के रोना आ रहा है, प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो भी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इसमें हम भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी देखेंगे कितना किस तरीके से ये भावनाएँ आती हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, हम लोग फिर इस पर विचार करते हैं। जब हम सैयारा मूवी की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो नायिका होती है उसको अल्जाइमर की बीमारी होती है और उसकी याददाश्त धीरे-धीरे जाने लगती है, जैसा कि फ़िल्म में बताया गया है। तो ये फ़िल्म जो होती है इसमें करीब कई भाव हैं जो एक साथ पर्दे पे नज़र आते हैं। जब थिएटर में प्यार, दुःख, उम्मीद और भूल का संयोजन नज़र आने लगता है, तो ये फ़िल्म ही नहीं रह जाती, ये आपकी भावनाओं को भी बाहर निकालने का काम करती है। तो ऐसा कुछ इस फ़िल्म में दर्शाया गया है और उस भावनात्मक पुल से लोग अपने को जुड़ करके रोते भी हैं और दुखी भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तो इस तरह की भावनाएँ अक्सर वो फ़िल्म किसी व्यक्ति के अंदर जगा देती है। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये फ़िल्म आपकी भावनाओं पे काम करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से ये भावनाएँ कैसे पैदा होती हैं, फिर उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से भी देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले मनोवैज्ञानिक तरीका हमारा क्या कहता है? तो लोग इतने भावुक क्यों होते हैं, इसके विषय में हम अब बात करेंगे। तो ये जो हम जो भी फ़िल्म देखते हैं वो कला का रूप होता है। तो कला जो होती है वो भावनाओं का दर्पण होता है। तो जो फ़िल्म होती है वो हमारी भावनाओं को दूसरे पर्दे पर दिखाने का प्रयास करती है। इसमें क्या है कि जो भी फ़िल्में हैं, गाने हैं, दृश्य हैं, संवाद हैं, ये सब हमारी भावनाओं का आईना होते हैं और उसके साथ ही साथ जब भी दृश्य को देखते हैं तो उसमें क्या होता है अक्सर किसी के रोने, टूटने, बिछड़ने इस तरह का माहौल बनता है। तो हमें खुद उस चीज़ की याद दिलाते रहते हैं। तो क्या होता है कि दूसरा जो पॉइंट वो हृदय से जुड़ा अनुभव करते हैं हम। तो मस्तिष्क सोचता है पर दिल महसूस करता है। कोई फ़िल्म जब हमारे दिल से टकराती है, जैसे कोई फ़िल्म है जो उसकी भावनाएँ आपको छूती हैं, तो अक्सर ये होता है कि प्यार, बिछड़ाव, उम्मीद, यादों से जुड़ी जो इतनी भी जो भावनाएँ होती हैं प्यार की, बिछड़ाव की, उम्मीद की, यादों से, हम इसे देख नहीं रहे होते हैं, हम इसे जी रहे होते हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अधूरे सपने और अधूरी कहानियाँ। तो हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ अधूरा होता है। हम क्या महसूस करते हैं कि हर इंसान, कोई भी इंसान हो, कुछ न कुछ अधूरा उसके जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो अब उसमें उसका क्या मनोविज्ञान कहता है कि कोई रिश्ता जो टूट गया हो, कोई इंसान जो चला गया, कोई प्यार जो नहीं मिला, ठीक है? ये अक्सर लोगों के जीवन में होता है। तो जब कोई गाना या फ़िल्म उस अधूरेपन को छूता है, तो आँखें नम हो जाती हैं, भीग जाती हैं, क्योंकि जो कला है, जो संगीत है, जो पर्दे पर दिखाया जाता है, वो शब्द देते हैं जिसे हम कभी कह नहीं पाते हैं। तो आदमी उसको अपने से रिलेट करके देखता है। अकेले व्यक्ति को भाव क्यों आते हैं? जब कोई हम गाना सुनते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि आप भीड़ में कोई भी गाना सुने, आपको कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपके अंदर कई भावनाएँ उमंग लेने लगती हैं। तो बात ये है कि अकेले व्यक्ति को भाव क्यों आते हैं? तो इसको हम देखते हैं। जब व्यक्ति अकेले में रहता है तो अपना मुखौटा या नकाब उतार देता है। उसको लगता है कोई मुझे देखने वाला नहीं है, सिर्फ़ मैं हूँ। तो अब आदमी उसमें एकदम बेफ़िक्र हो जाता है, लेकिन जब अकेले होते हैं तो हम सीधे सारे गाने जो भी सुनते हैं, जो फ़िल्म देखते हो अपने दिल में उतारने का प्रयास करते हैं।
और गानों से हम अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और तीसरा ये कि संवेदनशीलता का होना ये कोई कमज़ोरी का परिचायक नहीं है, बशर्ते सही संवेदनशीलता होना चाहिए। तो संवेदनशीलता आपकी ताकत बन सकती है, इसको कमज़ोरी मत समझिएगा। जो इंसान अकेले में भावुक होते हैं, वो कमज़ोर नहीं होते हैं, वो गहराई से जीते हैं और महसूस करते हैं। जो इंसान दूसरों का दर्द भी जो इंसान इस तरह की भावनाएँ महसूस करता है, वो दूसरे इंसानों का दर्द भी जल्दी महसूस करता है, समझता है और यही उसे इंसान बनाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन इससे हम एक बात समझते हैं कि भावुक होना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपके भीतर संवेदना है। फ़िल्म या गाना जब आपकी भावनाओं को छूता है, स्पर्श करता है, तो केवल मनोरंजन नहीं रहता है, वो एक तरह का एक संवाद बन जाता है, एक आपके साथ जुड़ाव बन जाता है और वो आपके दिल के बीच हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो कला से जुड़ने का प्रयास होता है और वो एक अपने अंदर के आईने को दर्शाता है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आप हल्का महसूस करें, फिर या आप टूट कर बिखरें या फिर आपके आँसू भी निकले। तो ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं। अब हम इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। तो हम कोई गाना सुने या फ़िल्म देखें तो किस तरीके से भावनाएँ काम करती हैं, तो हम ये जानेंगे कि जो मस्तिष्क है वो भावनाओं का एक तरीके से परिचालन करता है, संचालन करता है। तो उसके 4 भागों में हम विभक्त करने का प्रयास करेंगे। 4 भाग उसके होते ही हैं, ठीक है? मस्तिष्क के और उसके अलग-अलग कार्य भी होते हैं। तो पहला होता है एमिगडाला। पहला जो होता है तो वो डर, दुःख, प्रेम जैसी भावना को प्रोसेस करता है। और हिप्पोकैम्पस जो मस्तिष्क का भाग है वो यादें स्टोर करता है और उन्हें भावनाओं से जोड़ता है। और तीसरा जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अक्सर सोच समझ और निर्णय लेने का काम करता है। और लास्ट में है न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस। ये संगीत सुनने पर रिवार्ड भावना देता है, जैसे डोपामिन रिलीज करता है। तो अब जब कोई गाना सुनते हैं तो उसकी ध्वनि सीधे एमिगडाला तक जाती है। अगर उस गाने से कोई याद जुड़ी हो, तो जैसे बिछड़ने वाला, प्रेम वाला इस तरह का, तो हिप्पोकैम्पस उसे एक्टिवेट करता है। तब मस्तिष्क उसी भावना को दोबारा जीता है, जैसे वह आज ही हुआ हो, ठीक है? और संगीत का प्रभाव वैज्ञानिक रूप से क्यों पड़ता है उसको देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक तथ्य क्या बोलते हैं कि संगीत सुनने से डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी के हार्मोन होते हैं, वही केमिकल जो खुशी का नशा या प्यार में महसूस होता है। लेकिन कुछ खास धुनें या माइनर स्केल मेलोडीज जैसे सैयारा मूवी का, जैसे और भी कई जो गाने हैं, नॉस्टैल्जिया और सैडनेस जगाती हैं, ठीक है? ये गाने इमोशनल मेमोरी ट्रिगर करते हैं, मस्तिष्क बीते वक्त की घटनाओं को आज की जैसे महसूस कराता है। तो ये सारा काम आपके मस्तिष्क का है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मस्तिष्क और विचार के बारे में, फिर विवेक से उसको नियंत्रित करने की बात समझे थे। तो आज वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो मस्तिष्क है, विचारों का पुंज है, कैसे है हो, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर अकेले में भावनाएँ ज़्यादा क्यों आती हैं? इसका कारण क्या है कि अकेले में हमारा नेटवर्क डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क मतलब डीएमएन शॉर्ट में सक्रिय हो जाता है। यह वो अवस्था है जब हम सोचते हैं, याद करते हैं, कल्पना करते हैं। अकेलापन सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है, खुद से जुड़ने का प्रयास करता है, यानी हम खुद को सुनते हैं। जब बाहर कोई ध्यान भटकाने वाला न हो, तो भीतर के अनुभव बाहर आने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि गाना सुनते ही मस्तिष्क पुराने अनुभवों को रीएक्टिवेट करता है। हम वो सब फिर से जीते हैं, चाहे वो दर्द हो, प्रेम हो या आँखें भीग जाना हो। तो अब रोना जो होता है ये एक जैविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक कोई अति मानवीय घटना हो रही है या फिर ऐसा है कि इसको हम उपहास का पात्र किसी को बना दें। मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, एक एक नेचुरली ये चीज़ हो रही है। इसमें किसी को ट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अब जो भी उसका है। लेकिन हम धीरे-धीरे, क्रमशः और किसी के लक्ष्य को बदलें, ऊँचा लक्ष्य उसको दें, वो एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े तो सही है। लेकिन अब किसी चीज़ को लेकर ट्रोल करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको हम ऐसे लें जैसे सभी के लिए है।
तो रोना एक जैविक प्रक्रिया है। रोना भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, ये शरीर का न्यूरोकेमिकल रिलीज है। रोने के दौरान क्या होता है कि कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो दर्द कम करते हैं। इतने फायदे हैं रोने के। रोना तनाव घटाता है और मानसिक संतुलन वापस लाता है। इसलिए लोग कहते हैं रो लेने से दिल हल्का हो जाता है, और क्योंकि वो सत्य है और वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। तो निष्कर्ष ये है कि विज्ञान क्या कहता है कि अनुभव में यानी कि जो भावुक होना होता है वो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस द्वारा यादों को और भावनाओं को दोबारा सक्रिय होना होता है। और अकेले रोना जो होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का जागना, खुद से संपर्क होता है। इस ये वैज्ञानिक कारण है इन सब भावनाओं के। गाना सुनते ही सुख-दुःख का अनुभव होना, महसूस होना, ये होता है डोपामाइन और इमोशनल मेमोरी के मिश्रण से होता है। तो ये वैज्ञानिक कारण है, ये हमारे हार्मोन के रिलीज़ से होता है। रोने से हमें राहत मिलती है, वो किस वैज्ञानिक कारण से आता है, मतलब उसका क्या कारण है? वो जब रोने से जो राहत मिलती है वो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स के स्राव से होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें जानना था, और इसकी जानकारी रखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये जो होता है ये प्राकृतिक तौर पे होता है, लेकिन ये सब चीज़ों से हमें कुछ और आगे तक भी जाना है और किसी को ट्रोल नहीं करना है। अब आप ये देखिए कि हम अपनी भावनाओं को कैसे काबू पा सकते हैं, हम कैसे अपने को शांत रख सकते हैं, कैसे अपने को संतुलित रख सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने को संतुलित रख सकते हैं, और एक सही उद्देश्य, सार्थक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ें। और ये सब जानकारी रखिए, यथार्थ जब चिंतन करेंगे आप, तो फिर आपको किसी को ट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने कर्मों से, अपने विचारों से और अपने संगठन के साथ मिल कर के लोगों को सही दिशा और प्रेरणा दे सकते हैं। सभी को धन्यवाद।